करनी है कि आपने एमडी कैट और नाम्स दोनों में अपनी किस्मत को आजमाना है, दोनों में जाके अप्लाई करना है। तो दोनों जगह पे आपकी जो है ना वो किस्मत का सितारा चमकना चाहिए, दोनों जगह पे आपका एडमिशन पॉसिबल होना चाहिए। सो ले जी बात को शुरू करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। So what we have to discuss here in this class, we have to discuss something from MDCAT, we have to discuss something from NUMS। अच्छा जी, अब मैं दोनों को बताता चलूं कि आपका जो इस चैप्टर में जो चीज़ें कॉमन है वो ये है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज द कैटेगरीज ऑफ मेजरमेंट, इन चीज़ों को डिस्कस करना है, यूनिट्स को डिस्कस करना है, प्रीफिक्सेस को डिस्कस करना है, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं है। लिस्बा शुक्र है, चल गई वीडियो जी, चल गई ये वीडियो, अब वीडियो चल रही है मेरी। तो जी अब हो जाएगा स्टार्ट, फिर गंदा हो गया स्टार्ट जी, अब स्टार्ट रहेगा, अब आपने तवज्जो के साथ जरा सुनना है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहां तक आपकी चीजें कॉमन है। मैं कोशिश करूंगा कि एक आधा सवाल डायमेंशंस का आपको करवा दूं, बिकॉज डायमेंशंस का एक आधा सवाल करवाने का मकसद ये है कि अगर इन दी एंड अब हमारे पास इस वक्त राइट नाउ नाम्स और एमडीकैट का कोई अपडेटेड सिलेबस नहीं मौजूद, यानी कि इस वक्त नाम्स या एमडीकैट ने 2020 के लिहाज से कोई भी सिलेबस अपडेट नहीं दी। सो मेरी कोशिश होगी कि मैं जो प्रोबेबल एडिशन है आपके इसमें एमडीकैट या नाम्स में, मैं वो भी थोड़ी सी आपको करवा दूं। सो डायमेंशंस दे माइट बी देयर, दे कैन बी देयर, बिकॉज एमडीकैट और नाम्स में वो सिलेबस होता है जो कि ओ लेवल्स के साथ ओवरलैप करता हो। सो डायमेंशंस इज देयर, सो आई विल ट्राई कि डायमेंशंस का हल्का फुल्का टच, हल्का फुल्का जो थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि एक टच है वो जरूर आपको करवाऊं, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर एमसीक्यूज डायमेंशंस में से आ जाए तो हाउ कैन यू डू दैट। सर 1080 क्यों नहीं हो रही क्वालिटी वीडियो की, बिकॉज माइट बी नेट स्लो, अदरवाइज उसको रिफ्रेश कर लें तो फिर शायद हो जाए। लें जी बात को शुरू करते हैं इस सवाल के साथ, व्हाट इज मेंट बाय फिजिक्स। लें जी, आपने जरा कुछ देर जरा बातें बड़े गौर से मेरी सुननी है। फिजिक्स क्या चीज है, कैन यू डिफाइन फिजिक्स नाउ प्लीज। डू नॉट क्रैम और डू नॉट स्टार्ट रिसाइटिंग द डेफिनेशन जो आप 9वीं में पढ़ते आ रहे हैं, द म्यूचुअल रिलेशनशिप, वो डेफिनेशन नहीं पढ़नी। आई एम जस्ट आस्किंग सिंपली कि भाई फिजिक्स होती क्या, या अगर मैं अपना सवाल कुछ उस तरह से चेंज करूं कि भाई फिजिक्स कहां पे इन्वॉल्व नहीं है, फ्रॉम द डे यू वर बॉर्न टिल टुडे, इस पूरी जिंदगी में आपने कोई एक ऐसी चीज देखी हो जहां पे फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो रही हो। इज देयर एनीथिंग इन योर होम, इज देयर एनीथिंग इन योर स्कूल कॉलेज, और इज देयर एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स जहां पे फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो रही हो। सो फिजिक्स इज इन्वॉल्व्ड एवरीवेयर। मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई एक भी, सर तो दे तो दिया सिलेबस जी, बिल्कुल दे दिया, नहीं वो प्रीवियस सिलेबस है लास्ट ईयर का, 2020 का नंबर, 2020 का सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, वो एक आधा महीना पहले अपडेट होता। ये तो 16 के, अच्छा खैर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इवन आउटसाइड दिस यूनिवर्स जहां पे फिजिक्स अप्लाई ना हो रही हो। एवरीथिंग, इवन एक कीड़ी का चलना, एक छोटी आंट का चलना, इवन आपका ब्रीथ करना, आपका उठना बैठना बोलना देखना, everything is according to the laws of physics. So physics is very much important since physics बहुत छोटे पार्टिकल से लेके एक बहुत बड़े यूनिवर्स तक फैली हुई है। So then there is a question here, what are the frontiers of physics? ये एक सवाल इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके चैप्टर का स्टार्ट यहां से है और मेरी बात की तमहीद यहां से शुरू होती है, मेरी बात यहां से शुरू होती है, तो मैं फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स पे बात किया कर। तो फ्रंटियर्स बोले तो बाउंड्रीज, फिजिक्स की जनाब 3 बाउंड्रीज हैं। फिजिक्स 3 बाउंड्रीज तक, 3 हदों तक फैली हुई है। द वन इज वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, भाई बहुत छोटी चीजें, एक एटम या एटम से भी छोटी चीजें, दे ऑल वर्क, दे ऑल बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स। फॉर एग्जांपल आपने क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुना होगा, क्वांटम फिजिक्स का नाम सुना होगा। इट इज द फिजिक्स वेयर ऑल वेरी स्मॉल पार्टिकल्स वर्क। कैसे काम करते हैं, दैट इज वन बाउंड्री ऑफ फिजिक्स। फिर द अदर बाउंड्री ऑफ फिजिक्स इज इसकी बिल्कुल ऑपोजिट, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स की दुनिया। मिसाल के तौर पे
द वर्ल्ड वेयर द स्टार्स आर देयर, जहां पे कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं, ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक बड़े मशहूर सर जी नजर नहीं आ रहा, सही से मार्कर लाइट है, ओके फाइन, आई विल ट्राई चेंज योर मार्कर, ओके फाइन फाइन फाइन, आई गॉट इट, आई एम नॉट गोना यूज ब्लू, आई एम गोना पुट इट इन द पॉकेट। ले जी, अब यूज नहीं करता। सो बात अभी तो जो लिखा है वो जरा सुन लीजिएगा, राइट इन बोल्ड लेटर्स, आई विल राइट इन बोल्ड लेटर्स, ठीक है जी। सो जी, जो दूसरी फ्रंटियर है, जो दूसरी ब्रांच है फिजिक्स की, जो दूसरी हद है फिजिक्स की, नॉट ब्रांच, जो दूसरी हद है फिजिक्स की, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। बड़े मशहूर साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, दैट इज स्टीफन हॉकिंग्स। ही वाज द बिगेस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट, फिजिक्स फिजिसिस्ट था और कॉस्मोलॉजिस्ट था। ब्लैक होल्स पे काम किया उसने, प्लैनेट्स पे, सोलर सिस्टम पे काम किया। सो ये तो दूसरी हद हो गई फिजिक्स की। तीसरी इज वेयर यू एंड मी लिव, जहां पे न्यूटन ने अपना नाम कमाया, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स, मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स। सो वेयर यू एंड मी लिव, वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स को कॉम्प्लेक्स मैटर की वर्ल्ड भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स मैटर की वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है जी। सो दीज आर द थ्री मेन फ्रंटियर्स। कितने फ्रंटियर्स होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं? वर्ल्ड ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स। तो इन तमाम चीजों को कंबाइन करके हम लोगों ने तीन मेन फ्रंटियर्स पढ़े फिजिक्स के। इससे आगे चलते हैं। देन देयर इज अ क्वेश्चन, आपकी किताब में जिक्र किया हुआ है, आपकी किताब में जनाब जिक्र किया हुआ है ब्रांचेस का। आई गॉट इट, मैंने पढ़ ली। आपकी किताब में जिक्र किया हुआ है ब्रांचेस का। वो ब्रांचेस सारी की सारी तो मैं यहां पे डिस्कस नहीं करवाऊंगा, बिकॉज दोज ब्रांचेस आर रिटन इन द बुक, डेफिनेशंस किताब में मौजूद है। यू कैन गो देयर, यू कैन रीड फ्रॉम देयर। वो ब्रांचेस के नाम मैं आपको बता देता हूं। द वन वाज पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है? पार्टिकल फिजिक्स, जब से ये कायनात बनी है, दौड़ लगी हुई है, ये रेस लगी हुई है कि पता किया जाए कि सारी कायनात का मादा, मैटर, किस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है। यू नो इट, आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जी सबसे पहले ये माना गया कि जी एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, जिसे जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया। इसका नाम एटम इसलिए रखा गया कि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है, जिसे मजीद हम मिडिल को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? मिडिल को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज असल में कॉम्प्लेक्स मिडिल नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल, वेरी गुड। क्योंकि जिस वक्त सबसे ज्यादा काम हो रहा था 16th to 18th सेंचुरी, वो मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स की दुनिया में हो रहा था। उस वक्त कॉस्मोलॉजी पे भी इतना काम नहीं हुआ था, उस वक्त द वर्ल्ड ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे भी इतना काम नहीं हुआ था। तो ये माना जाता था कि सबसे ज्यादा नॉलेज शायद इसी दुनिया में मौजूद है जहां पे हम रह रहे हैं। मगर जब क्वांटम फिजिक्स आई, क्वांटम मैकेनिक्स आई, तो पता ये चला कि इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन। रिचर्ड फेमन, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, इट इज सेड टू बी द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। He said that कि if you think you can understand quantum physics, that means you are not genius। मतलब अगर आप ये समझ सकते हैं कि you can understand quantum physics, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई जीनियस है। You are just making yourself fool। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, because quantum physics is not be able to understood। अच्छा जी, खैर वो बात आगे निकल गई। सर्विस बुक चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, और एसन भाई ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद सेकंड ईयर तक लेके चलेंगे। फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, फ्रॉम फर्स्ट बुक we are going to start and we will end on the last chapter, 21st chapter, जहां जो आपके टॉपिक्स मौजूद होंगे वो करेंगे। अच्छा जी, what I was saying, I was saying कि ये दौड़ लगी हुई थी कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है। बाद में जब एटम को तोड़ दिया गया बाय द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बाय द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, बाय द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पता चला कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज समथिंग एल्स। फिर मजीद दौड़ लगनी शुरू हुई, पता चलना शुरू हुआ कि जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। एटम है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, मीजॉन है, पियोन है, सो मेनी पार्टिकल्स, मोर देन 100 स्पीशीज आर प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। फिर रिसेंटली से भी मुराद ये है कि आज से 30-35 साल पहले 80s में 70s में एक थ्योरी आई, क्वार्क थ्योरी। इट वाज told in the quark theory कि everything in this world is made up of quark. Quark is said to be the smallest possible particle। यानी न्यूट्रॉन को भी क्वार्क से बनाया गया। चैप्टर नंबर 21 लास्ट टॉपिक क्वार्क्स का, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, के सारे क्वार्क्स आपने पढ़े हुए। अब वहां पे बात डिटेल में करूंगा। न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बने, इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से बने, प्रोटॉन भी क्वार्क से बने, और बाकी दीगर सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो सारे के सारे क्वार्क से बने। क्वार्क इस बोले तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर फर्स्ट, यस इंट्रोडक्शन वाला ही है जी। आगे चलते हैं।
फिर एक सवाल यहाँ पे फिर एक ब्रांच रिलेटिविस्टिक्स पे थी। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है, जहां पे बड़े ऑब्जेक्ट्स बहुत हाई स्पीड पे स्पीड रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करना शुरू करे, वहां पे रिलेटिविटी की एक ब्रांच उभरती है, जो चैप्टर नंबर 19 आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा। टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वेट मास वेरिएशन, वो तमाम चीजें मॉडर्न फिजिक्स में आती है। ये भी एक मॉडर्न ब्रांच है फिजिक्स की। एक सवाल यहां पे आ गया जो इस में तो नहीं लिखा हुआ, मगर ये तो ब्रश ही है पेंटिंग वाला, जो टॉपिक में तो नहीं लिखा हुआ, मगर यहां पे डिस्कस करवाना जरा जरूरी है, क्योंकि ब्रांचेस की बात चल रही है। आपको टॉपिक को ज्वाइन करना आएगा, टॉपिक को दूसरे के साथ मिला के पढ़ना आएगा कि भाई अगर कोई बात कहीं पे भी लिखी हो तो वो किसी और चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जा सकती है, या उस जुमरे में भी आ सकती है। क्वेश्चन कुछ इस तरह के, वेव पार्टिकल नेचर इज डिस्कवर्ड बाय वेव पार्टिकल नेचर। ये जो वेव पार्टिकल नेचर फिजिक्स की ब्रांच है वो किसने डिस्कवर की? और तो दिस इज नॉट रिटन फर्स्ट ईयर बुक, आइंस्टाइन बाबा ने डिस्कवर की, या न्यूटन ने? न्यूटन क्यों नहीं हो सकता, देखते हैं। या मैक्स प्लैंक ने की, मैक्स प्लैंक इज वन ऑफ द मॉडर्न साइंटिस्ट। फिर या डी ब्रॉगली ने की, डी ब्रॉगली ने की, क्या ख्याल है? Einstein, Newton, Max Planck and de Broglie. Newton cannot be the answer. Why? Because Newton was the old scientist, classical scientist था, classical physics उसने काम की। सर वही मार के यूज करें, वो ब्रश ही यूज कर लें जी, ठीक है जी, ये ब्रश यूज कर लेते हैं, पेब्लो पिकासो बन जाते हैं। आई गेस ये वैसे क्लियर ही है, लेकिन चले अब आपने फरमाइश कर दी ब्रश की, तो ब्रश ही इस्तेमाल करेंगे। सो वेव पार्टिकल नेचर इज डिस्कवर्ड बाय आइंस्टाइन, नॉट एट ऑल आइंस्टाइन, न्यूटन, मैक्स प्लैंक। आपने पढ़ा हुआ है कि वेव पार्टिकल नेचर यानी कि ये लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, दिस फार्मूला वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने कहा था इस कायनात में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी डुअल नेचर है, वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, जितनी भी वेव्स हैं उनकी भी डुअल नेचर है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं। यस, डी ब्रॉगली, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कंबाइन द टू कॉन्सेप्ट्स। इस तरह से आप दो कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिला के फिर आगे चलते हैं। फिर एक और सवाल आ गया जी, एक और सवाल आ गया। चलिए जी, पहले तो ये बात करते हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी से क्या मुराद है? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज मेजरमेंट से रिलेटेड है। फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जांपल, इफ यू कैन वॉच मी, इफ यू कैन सी मी, मेरी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो मेजर की जा सकती हैं? कलर, शर्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर, माई टेम्परेचर, माई यू कैन से मास, वेट, स्पीड, मोशन की एक्सेलरेशन, ये तमाम चीजें मेजर की जा सकती हैं। सो ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। अली, कैन वी ऑब्जर्व क्वार्क विद माइक्रोस्कोप? अली भाई मैं आपको बताऊं, वी कैन नॉट इवन सी द एटम विद माइक्रोस्कोप। एटम का साइज 10⁻⁴, -14, -13, -12 के ऑर्डर का। सो इवन वी कैन नॉट सी एन एटम विद अ माइक्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर तक की रेजोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। सो बताने का मकसद ये है कि हम तो भाई अभी तक एटम को नहीं देख पाए। दीज आर हाइपोथेटिकल थिंग्स व्हिच आर प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट, यानी कि सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं है, हमने तजर्बाती तौर पे साबित भी किए। हाँ, इनकी एविडेंस नहीं है, वी हैवंट सीन देम, इनकी एविडेंस एक्सपेरिमेंटली हमारे पास मौजूद है। सो क्वार्क का तो सोचो ही ना, इवन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी सीन। एटम नहीं देखा जा सकता तो इलेक्ट्रॉन कहां देखा जाएगा? इलेक्ट्रॉन नहीं देखा जा सकता तो फिर क्वार्क कहां से देखा जाएगा? ठीक है जी। दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। शाबाश मुकद्दस, वायरस की तस्वीर आपने लगाई हुई है, ठीक है जी मुकद्दस, राइट। So what I'm telling is anything which can be measured is a physical quantity. So सवाल आ गया, physical quantities, how many, ऊपर लिख देते हैं, how many physical quantities are there? भाई physical quantities कितनी होती हैं? एक, एक होती, 3 लिख देते हैं, एक जगह पे लिख देते हैं 7, एक जगह पे लिख देते हैं 9, एक जगह पे लिख देते हैं नन, आई डू नॉट नो, पता नहीं। क्या ख्याल है? हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है? किताब में लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज की 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरीज है, बेस और, ठीक है जी, 3 कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है जी बेस क्वांटिटीज, एक कैटेगरी है जी डिराइव्ड, एक कैटेगरी है सप्लीमेंट्री।
तो फिजिकल क्वांटिटीज कितनी हुई? मोमिन ने जवाब दिया नन, हमदानी ने जवाब दिया इन्फिनिट। शाबाश, ये वो सवाल था जहां पे बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी स्लिप हो जाते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज की 3 कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज 3 है, यानी बेस, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। अगर देखें तो बेस कितनी है? बेस है कितनी? 7, डिराइव्ड है इन्फिनिट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी है? 2। तो कुल मिला के 7 जमा 2 9 और इन्फिनिट, यानी वी हैव गॉट टोटल इन्फिनिट फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की तादाद इन्फिनिट है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट बच्चों? बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसे आगे मूव ऑन करूं तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, हाउ दे कैन बी मेजर्ड, इन्हें मेजर कैसे किया जाए? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड। तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी है, बड़ा खुश हो ये मार्कर देख के हैं, इसे तो बंदा बेहतर कपड़े पे इंक लगा के, उंगली पे इंक लगा के लिखना शुरू कर दे उसे हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज कैसे मेजर की जाती हैं? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड। तो बच्चे ये आप बड़े लेट हैं, इसका जरा साथ साथ जवाब देने की कोशिश करें। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड। हर फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप जब बाजार जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, तो कपड़ा किस तरह मेजर करके दिया जाता है? आपको गज के हिसाब से, 1 गज कपड़ा, 2 गज, 3 गज, 4 गज। तो अब गजों के हिसाब से कपड़ा कैसे मेजर किया जाता है? 1 गज, एक वो लंबा सा वो जो मेटल का पीस है, दैट इज स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से कपड़ा नाप के दिया जाता है। वो स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से कपड़ा नाप के दिया जाता है। जब आप चीनी लेने के लिए जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम का वो मेटेलिक सिलेंडर होता है, उसको एक जगह पे रखते हैं, फिर आपको चीनी डालना शुरू करते हैं। आपका सर इस मार्कर से ही बस नजर आता है, ये मार्कर बेटा दम करवाया हुआ हमने बाबा जी से, इसलिए इससे नजर आता है। पुत्र अखा हो ना तो सारा कुछ वेख लेंदे हो, हर शे तुहानू नजर आ जाती है, मार्कर लिखे नजर नहीं आता बस है। बस एक हुसनैन साहब मैं कहता हूँ कमाल हो गई, देखना ना अपनी मर्जी की शय, हर शय देख लोगे। अच्छा खैर, बात में ही कर रहा था, इस स्टैंडर्ड की कुछ खसूसियात होनी चाहिए। सो हाउ मेनी प्रॉपर्टीज, एक और सवाल, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज देयर मस्ट बी फॉर अ स्टैंडर्ड? कितनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, क्योंकि 2 ब्रांचेस मैंने बनाई। इट शुड बी इनवेरिएबल, दम वाला मार्कर उसी से लिखते हैं, इट शुड बी इनवेरिएबल और इट शुड बी एक्सेसिबल। ये यहां तो इनवेरिएबल होना चाहिए, यहां तो एक्सेसिबल होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? ये ऐसा ना हो कि सुबह को मेजर करना शुरू करें, शाम तक जनाब आधा रह जाए, सुबह पता चले 1 किलो ज्यादा था, शाम को 1 किलो इतना सा, ऐसे नहीं। इट शुड बी इनवेरिएबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। इट शुड बी एक्सेसिबल। अब वो अगर आपने 1 किलो से चीनी मेजर करनी है तो 1 किलो का वो जो सिलेंडर है वो बजाय लोहे के आप सोने का बना दे, गरीब आदमी वो 1 किलो का पत्थर खरीदने के लिए सारी जिंदगी कमाना शुरू कर दे, तो वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, वो पहुंच में नहीं होगा। आई लाइक इट बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी चीजों से परहेज करता हूं नवान साहब। अच्छा खैर, सो वो इट शुड बी एक्सेसिबल, हर जगह मौजूद होना चाहिए, एक्सेसिबल, लोगों की पहुंच में होना चाहिए। सो इट हैज गॉट 2 प्रॉपर्टीज, वेरिएबल एंड इनवेरिएबल एंड एक्सेसिबल। सो ये बात तो खत्म हो गई, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन फर्दर। चलें जी, एक सवाल आ गया। सवाल है जी, सवाल है जी बेटा, सवाल है जी, हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी कर लें नन। दोनों ही होनी चाहिए। यस, शाबाश शाबाश, दोनों ही होना, ठीक है जी, शाबाश जी। आगे चलते हैं। सवाल ये कि जी कितनी बेस क्वांटिटीज किसी साइंटिस्ट के नाम पे हैं? सवाल जरा गौर से सुने, कितनी बेस क्वांटिटीज किसी साइंटिस्ट के नाम पे हैं? 2, 4, 6 या कोई भी नहीं। सो भाई बेस क्वांटिटीज हैं कितनी, ये मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बता देता हूं, चीजें आपने पहले पढ़ी हुई, 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज आर देयर? 7। हाउ मेनी व्हाट आर दीज?
लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, ये 7 मौजूद है। अब जरा गौर करें, मैंने क्या नाम दिए? सारे क्वांटिटीज के नाम लिए। शाबाश जी, नन मुकद्दस नन, मैंने नाम लिए क्या? क्वांटिटीज के। तो क्वांटिटी में कोई भी क्वांटिटी ऐसी नहीं थी जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। 7 क्वांटिटीज पूरी हो गई है। मगर अब आप इनके अगर यूनिट्स देखें, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन। केल्विन यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पे है। और इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर साइंटिस्ट के नाम पे है। इसके अलावा कोई भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। तो अगर यही कैंडिला, कैंडिला इज नॉट अ साइंटिस्ट, राइट? अगर मैं सवाल यूं कर दूं कि भाई हाउ मेनी बेस यूनिट्स आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, तो वो 2 बन जाएंगे, केल्विन और साथ ही उसके एम्पेयर, राइट? इसके बाद आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं जी? Which of the following is the supplementary quantity? कौन सी सप्लीमेंट्री है जी? रेडियन एक सप्लीमेंट्री है, पता नहीं, और स्टीरेडियन, फिर सी कर लें बोथ और डी कर लें नन। व्हाट डू यू थिंक विच इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? क्या रेडियन एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, स्टीरेडियन एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, या दोनों ही है, या इनमें से कोई भी नहीं है? मुकद्दस स्टीरेडियन एंड रेडियन, मोमिना ने जवाब दिया ए रेडियन, नूरुलैन ने जवाब दिया रेडियन स्टीरेडियन। तो मजे की बात यह है, सवाल है, यही बात हमने कल प्रेजेंटेशन में की थी, वी नीड टू फाइंड द कीवर्ड इन अ स्टेटमेंट। और कीवर्ड को पकड़ो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात की जा रही है। सप्लीमेंट, ये जो रेडियन और जो स्टीरेडियन है, दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 हैं, वो 2 कौन सी हैं? एक है सॉलिड एंगल, एक है प्लेन एंगल। तो भाई ये 2 क्वांटिटीज हैं, इनके यूनिट्स है रेडियन और स्टीरेडियन। सो यस नन, अब सबको नन याद आ जाएगा, अंदाज जो देता है। सो सॉलिड एंगल की भाई, सॉलिड एंगल के यूनिट होते हैं टी स्टीरेडियन, और प्लेन एंगल के यूनिट होते हैं रेडियन। अभी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, रेडियन और स्टीरेडियन क्या होता है सर? अगर यूनिट ऊपर निकल गया आपका कमेंट, आई कैन नॉट रीड वो, अगर यूनिट वाला कमेंट क्या था जी? अगर तो वो दोबारा कमेंट कर दें, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, रेडियन, स्टीरेडियन। अगर तो आप वो कमेंट दोबारा कर दें अगर आपको समझ आ गई है वो कौन सा मैंने कहा, क्योंकि वो स्किप हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया। वेरी कॉन्सेप्ट, अच्छा यार ये थोड़ी सी स्पेलिंग अच्छी लिख दिया करो, कॉन्सेप्टुअल, कॉन्सेप्टुअल, पता नहीं क्या लिखा है, क्वस। अच्छा ये मैसेज वाली लैंग्वेज है ना। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। देयर इज यस व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज, मैं डिस्कस क्या करना चाह रहा हूं आपके साथ, क्या करने लगा हूं, दैट इज लेट्स टॉक अबाउट रेडियन एंड स्टीरेडियन। कल जब मैंने ई कैट में जब ये टॉपिक पढ़ाया था, यूट्यूब पे अपलोड हुआ, तो देयर वाज अ कमेंट ऑन दैट वीडियो, बड़ा जबरदस्त कमेंट था। किसी ने कहा कि ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, नाउ दे आर ऑब्सोलीट। यस नाउ दे आर ऑब्सोलीट, बट ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं, जो किताब का पेपर हम लोगों ने देना है, या ये जो किताब एमडी गेट नाम में पूछी जाएगी, दिस किताब इज रिटन 35 years ago, 40 years ago. So
1970s के अंदर सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड क्वांटिटीज वर देयर, अभी ऑब्सोलीट हो गई में, नो वन यूज देम, नो वन यूज रेडियन एंड सी रेडियन, नो वन यूज इट राइट नाउ। तो ऑब्सोलीट इन अ टर्म यूं नहीं कह सकते खत्म हो गई, यूं कह सकते हैं कि इनका यूज कम है। सो इन दैट सेंस दे आर ऑब्सोलीट, दे आर नॉट टोटली यूजलेस, लेकिन हमारी किताब में क्योंकि है तो हमने पढ़नी है। फिर आगे चलते हैं जी, व्हाट इज रेडियन। रेडियन क्या होता है जी, व्हाट इज रेडियन। रेडियन मैंने भी बताया कि दैट इज अ प्लेन एंगल। व्हाट इज मेंट बाय प्लेन एंगल, प्लेन एंगल बोले तो टू डायमेंशनल, 2D है ये, 2D बोले तो ये एक सर्कल का एंगल है, एक सर्कल में मौजूद है। टू डायमेंशनल समझते हो ना, ये व्हाइट बोर्ड टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल समझा रहा हूं अपने 12वीं के बच्चों को, अंदाजा करें नसीब मेरे। टू डायमेंशनल मतलब एक इसकी डायमेंशन लेंथ के फॉर्म में देख रहे हो, एक डायमेंशन विड्थ की फॉर्म में देख रहे हो, तो पेपर पे या किसी भी प्लेन पे बनी हुई चीज वो टू डायमेंशनल कहलाती है। सो जो सर्कल में जो बनेगा एंगल वो टू डायमेंशनल होगा, समथिंग लाइक दिस। ये इसका रेडियस है, ये आर्क लेंथ है। इसकी कंडीशन क्या है, when this angle will be 1 radian, this angle will be 1 radian if this arc length becomes equals to the radius। तो जो बीच में बनने वाला एंगल होगा it will be said as 1 radian। अगर मैं इसे एक कदम आगे बढ़ूं तो you must know what is the value of 1 radian। रेडियन की वैल्यू क्या होती है, रेडियन की वैल्यू होती है 57.3 डिग्रीज, जिसको यूं भी लिखा जाता है 180 बाय पाई डिग्रीज, यूं भी लिखा जाता है। सो यू मस्ट नो हाउ टू राइट इट। अच्छा, सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाता है, सवाल पूछने का अंदाज मुख्तलिफ करने लगा हूं कि भाई 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, सवाल ये है। देखिए जी, मैंने आपको बताया क्या, 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका बताया। अब मैं आपसे पूछ के रहा हूं, सर आप लगी हैं, हम आपके स्टूडेंट्स हैं, वाह भाई वाह क्या बात है, अंदाजा करें, मेरी लक देखें। हाँ, मैंने आपको बताया क्या कि जी 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज होता है। तो पूछ के रहा हूं 1 डिग्री में कितने रेडियन है। मैंने अपना सवाल उल्टा दिया, सवाल इन्वर्ट कर दिया, आप अपना जवाब इन्वर्ट कर दें। सो हियर 1 डिग्री वुड बी इक्वल्स टू 1 over 57.3 डिग्रीज, 57.3 रेडियंस, या इसको यूं भी लिख सकते हैं पाई ओवर 180 रेडियंस। अगर सॉल्व करें तो जवाब इस सब का आता है 0.017 रेडियंस, राइट। यानी कि 1 डिग्री कंटेन्स 0. अच्छा भला यकीन करो मेरी प्रेजेंटेशन बोर्ड कितनी प्यारी होती थी, तुम लोगों ने मार्कर ऐसे ऐसे इस्तेमाल करवाया मेरे से, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिख रहा हूं। तो कोई बात नहीं, बिकॉज विजिबिलिटी इशू है, तो आप ऐसे में खुश हैं तो मैं भी ऐसे में खुश हूं। So 1 degree is equal to 0.017 रेडियंस, राइट, गॉट इट। हमने समझ लिया कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, ये कन्वर्जन भी हमने देख लिया। तैयबा शाबाश, 0.017 फर्क है, शाबाश, आप लोग बहुत एक्टिव बच्चे हैं, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियन। अच्छा, एक बात रह गई, एक बात ये रह गई, ये सवाल भी कि भाई एक सर्कल में 1 सर्कल कंटेन्स 2 पाई रेडियंस, एक पूरे सर्कल में जैसे 360 डिग्रीज होते हैं वैसे एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सी रेडियन। सी रेडियन इज अ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है जी, व्हाट इज मेंट बाय सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बोले तो इट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल से मुराद क्या है, इट इज द एंगल ऑफ सफियर। ये सफियर में बनने वाला एंगल है। सफियर से क्या मुराद है, वो जो आपके अब्बा जी या आपके भी अब्बा जी के साथ जाके बाहर से दुआना लेके आते हैं, दैट तरबूज द सफियर। और जब आपने तसल्ली करनी हो तो वो कटवा के चेक करते हैं कि लाल है या नहीं, तो वो जो लाल काट के पोर्शन निकाल के देता है, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये सरफेस होती है वो कुछ इस किस्म की, यहां पे एक एंगल बन रहा होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एपेक्स एंगल। इस जैसे इसको थीटा से जाहिर करते हैं, इसको जाहिर किया जाता है, सॉरी वो दम वाला मार्कर, इसको जाहिर किया जाता है इस साइन से, यानी ओहम के साइन से। ऊपर जो सरफेस है दैट इज द सरफेस ऑफ दैट फनल, और ये इसका रेडियस है। इसकी कंडीशन ये है कि इफ सरफेस एरिया becomes equal to the square of radius, तो जो बनने वाला एंगल होगा that would be 1 radian, 1 STR। अब एक पूरे के पूरे सफेयर में कितने होते हैं, 1 सफेयर contains 4 pi radians, राइट। बात समझ में आती है बच्चों, यहां तक कोई सवाल तो नहीं। I guess things are pretty simple। 3D, yes 3D, you're getting the point।
ले जी, इससे आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट यस यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे बात करते हैं। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी आपका एक टॉपिक है। ये जो मार्कर है इस कदर इंक इस्तेमाल करता है कि शायद एक जीप इतना डीजल इस्तेमाल ना करती हो। अच्छा जी, यस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर यू आर फेमिलियर विद? आप फिलहाल एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट से अच्छी तरह फेमिलियर हैं, दैट इज एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। You must know that system international, that is circle will have 2 pi range, not range radian. तो ये 2 pi range नहीं 2 pi radian। बाकी सब शाबाश, सर क्लियर कर दिया दोबारा। ये उजैर भाई, इज इट क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर। यस, आगे चलते हैं जी। आई वाज टॉकिंग के सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे थे कि जिससे आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं, वो एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट है। एस आई बोले तो सिस्टम इंटरनेशनल का जो यूनिट है, पता होना चाहिए, पढ़ा भी हुआ, बस एक दफा सन याद करवा देता हूं। 1960 में ये एग्री हुए थे। 1960 में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को डिस्कवर किया गया था और कहा गया था कि इस पूरी दुनिया के अंदर एक ही सिस्टम राइज होगा, दैट इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, के हर क्वांटिटी का एक ही यूनिट होगा, हर क्वांटिटी एक ही सिंगल यूनिट में मेजर होगी। सर सी रेडियन की बात कर रही थी। यस, ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद देयर आर सम मोर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे कि सीजीएस है, जैसे कि एमकेएस है, जैसे कि एफपीएस है। इन तीनों को थोड़ा थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि सीजीएस में जो लेंथ है दैट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। यार ये फिर यार उम्मीद है कि नजर आ रहा होगा यार, प्लीज कह दो नजर आ रहे हैं, दिल रखने के लिए कह दो, आ रहे नजर, ड्रामे नहीं करना। दिस जी is for grams, mass is made in grams, S is made in seconds, mass meter, this is meter for length, K for kilograms, S is for seconds। मैंने कल ये बात कही थी कि MKS सिस्टम जो है दैट इज somehow SI सिस्टम, SI सिस्टम इंटरनेशनल का ही सिस्टम है MKS, यानी कि SI में और MKS में तकरीबन सारी क्वांटिटीज सेम है। दिस इज फॉर फुट, दिस इज फॉर पाउंड, दिस इज फॉर सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। अच्छा यार, यहां पे मैं क्लियर करता चलूं कि दिस पाउंड, फुट इज, यू नो, फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। ये पाउंड किसका यूनिट है जी? पाउंड इज द यूनिट ऑफ, हाँ जी, फोर्स यार है, पाउंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब यहां पे मास का यूनिट क्या होता है? यू नो, ये बड़ी अहम बात, एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट, शॉर्ट एमसीक्यू, स्लग, स्लग इज अ यूनिट ऑफ मास इन एफपीएस सिस्टम। याद रखिएगा, कहीं लिख लें, पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया। CPS is also SI यूनिट है। CPS is not SI यूनिट, ये लोकली यूज होने वाले सिस्टम्स हैं। यस, पाउंड इज यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है जी, शाबाश। व्हाट आई एम गोना से, हाँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि दिस एफपीएस सिस्टम इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। आपको ये भी पता होना चाहिए। ये बताने की वजह ये है, बाजू का सवाल कुछ इस तरह से आ जाता है, सवाल अगर आ जाए कि जी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, तो बच्चे कहेंगे कि जी ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम हमने पढ़ाई कभी नहीं है, वो असल में एफपीएस सिस्टम की बात कर रहा है। एफपीएस सिस्टम में मास की यूनिट क्या है जी? स्लग। तो ये पता होना चाहिए आपको, मगर यूज क्यों नहीं बेटा? यूज करते हैं, सीजीएस भी यूज होता है और एमकेएस भी यूज होता है, एफपीएस भी यूज होता है। जिस तरह ब्रिटिश सिस्टम जो है, दैट इज इन ब्रिटेन एफपीएस सिस्टम इज मोस्टली यूज, इस तरह जर्मनी के अंदर सीजीएस सिस्टम यूज होता है। इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज में लोकल लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर डिफरेंट सिस्टम यूज होते हैं, मगर जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, ग्लोबली बात करते हैं, देन वी विल यूज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स।
हम जब अपनी नोटेशन साइंटिफिकली लिखना चाहते हैं, साइंटिफिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं, वी विल यूज SI यूनिट। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे देखें, जितना एग्जांपल देता हूं आपको, आप जब कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो गज में कपड़ा मेजर होता है ना, कि गज, यार्ड, कभी देखा कपड़ा 1 गज 2 गज। गज इज नॉट SI यूनिट, ये हमारा लोकली प्रोड्यूस्ड यूनिट है, ये हमारा लोकल इस्तेमाल किया जाने वाला यूनिट है। यानी 3 फुट 1 गज, 3 फुट 1 गज के इक्वल होते हैं, 1 यार्ड के इक्वल होते हैं। सो दैट इज अ डोमेस्टिक यूनिट। डोमेस्टिक लेवल पे, लोकल लेवल पे डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। यस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंग्लिश सिस्टम। यस ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ये बात भी हो गई। यस आई वाज गोइंग टू टेल यू कि मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बन थी, मेरे जेहन से निकल गई। सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है दैट इज डाइन। डाइन इज द स्मॉलर यूनिट। डाइन एक स्मॉलर यूनिट है, यानी कि अगर स्टैंडर्ड यूनिट में उसको कन्वर्ट करें तो उम्मीद है कहीं नजर आ रहा होगा। यस इट इज क्लियर, आ रहा नजर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन्स। इट इज अ स्मॉलर यूनिट। एम के सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स का जो यूनिट है 1F, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। आपको पता स्टैंडर्ड यूनिट है। फिर यहां पर जो फोर्स का यूनिट है वो पाउंड है। 1 पाउंड फोर्स से कहते हैं, दैट इज, इसकी कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूं, इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 2.25 into 10⁻⁻⁻1 पाउंड LBF। 1 पाउंड फोर्स LBF से लिखा जाता है। ठीक है जी। सो ये यूनिट्स के ऊपर बात होगी, फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यस पाकिस्तान में एमकेएस स्टैंडर्डली, एमकेएस सैयदा बच्चे स्टैंडर्ड एमकेएस का ही है, लेकिन मैंने आपको बताया डोमेस्टिकली, जिस तरह मैं आपको बड़ी मजे की एग्जांपल तो अपनी अम्मा से पूछिएगा। लेंथ के लिए एक तो गज मैंने आपको बताया, और अगर आप देसी जुबान में जो दर्जी है वो सूत्र भी इस्तेमाल करते हैं जी। 1 सूत्र कपड़ा, 2 सूत्र कपड़ा, 1 गिरा कपड़ा, 2 गिरा कपड़ा, इंचों में भी हम मेजर करते हैं। सो हम डोमेस्टिकली अपनी आसानी के लिए जो यूनिट्स हमें सूटेबल होते हैं हम वो इस्तेमाल कर डालते हैं, जिसकी हमें आदत होती है वो हम कर डालते हैं। सो स्टैंडर्ड्स ऐसा यूनिट्स ही हैं, यानी कि कमर्शियली ऐसा यूनिट्स में मेजर होती हैं चीज़ें। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मुख्तलिफ लोग अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया। फिर सिस्टम कॉल इंग्लिश सिस्टम। ठीक है जी, वो मैंने कमेंट पढ़ दिया था पहले। अच्छा जी, उसके बाद एक सवाल बड़ा आसान सा, बस ऐसे ही कि आपकी नजर से गुजर जाए। वो सवाल बड़ा सिंपल है। द रेशियो ऑफ 1 गीगामीटर टू 1 माइक्रोमीटर इज, माइक्रोमीटर यार इज, सवाल बड़ा सिंपल है, जरा देखिएगा। गीगामीटर और 1 माइक्रोमीटर की रेशियो कैलकुलेट करनी है। ये सिर्फ सवाल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप फेमिलियर हो जाएं प्रीफिक्सेस से। गीगा मैं लिख देता हूं, गीगा टू पावर 9, माइक्रो 10 टू पावर -6। यू नीड टू नो द प्रीफिक्सेस। सो 10 टू पावर 9 ऊपर, 10 टू पावर -6 नीचे, तो 10 टू पावर 15 बन जाएगा मीटर। इसके लिए 10 टू पावर 15 आएगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें, यस एक सवाल राउंड ऑफ पे भी कर लेते हैं। एम केस में फोर्स, एम केस में फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं जी। एक सवाल आ गया जी, और इस अब राउंड ऑफ का आपके इसमें तो नहीं है, टॉपिक में तो नहीं है, मगर लेट मी डिफाइन इट लिटिल बिट। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। राउंड ऑफ करना आपको आता होना चाहिए। लेट्स अगर टॉपिक ऐड हो जाता है तो यू मस्ट नो हाउ टू यूज इट, हाउ टू राउंड ऑफ। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ये है कि जी राउंड ऑफ द फॉलोइंग, शुक्र है ये दम वाला मार्कर भी फीका हो गया। राउंड ऑफ द फॉलोइंग फिगर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो है जी 64.4, नॉट 4, 64.35। ऑप्शन ए 64.5,
64.4 सॉरी, बी ऑप्शन 64.3, सी ऑप्शन 64.7, डी ऑप्शन कर ले नन। हमने इस फॉलोइंग फिगर को, जो फिगर मैंने आपके सामने लिखा है, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस वन पीटा, शाबाश हमदाना। है कि आप क्वेश्चन साथ साथ रीड कर, अच्छा हाँ ये आपने, ठीक है मैं पढ़ लिया आपका कमेंट सर। अच्छी बात यह है कि आप क्वेश्चन साथ साथ रीड करते हैं। मोमिना ए, ये 64 मोमिना बच्चे, मैं इसी को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। शाकिब बच्चे, मैं इसी को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। कैसे, जिनको नहीं पता राउंड ऑफ करने का तरीका जरा पहले तो वो ये सुन लें कि जी व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि आपने आंसर में ये सिर्फ 3 फिगर्स रखने हैं, यानी 2 डेसिमल से पहले 1 डेसिमल के बाद। अब बड़ा आसान होता कि अगर यहाँ पे 5 ना होता, 5 से छोटी या 5 से बड़ी कोई चीज होती, अगर 5 से छोटी कोई चीज होती तो हम 3 को छेड़ते भी ना। 5 से नीचे को, 5 से कम कोई चीज हो तो आपने जो पिछली टर्म जिसको ड्रॉप करना है उससे पिछली टर्म नहीं छेड़नी। अगर 5 जो टर्म ड्रॉप करनी है वो 5 से ज्यादा हो तो आपने एक ऐड कर देना। बट द प्रॉब्लम इज जिस टर्म को आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं वो ना 5 से कम है ना 5 से ज्यादा, बल्कि 5 है। ऐसी सिचुएशन में आप देखते हैं कि पीछे कौन सी चीज लिखी हुई है, ऑड लिखी हुई है या इवन लिखी हुई है। अब क्या हमारे केस में इवन है, 3 इज इवन और ऑड, 3 इज ऑड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज द ऑड टर्म रिटन तो आप +1 कर देंगे, और अगर इवन हो तो एज इट इज रहने देंगे, फिर आप उसमें कोई चेंज कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे। जब इसमें आप एक ऐड कर देंगे यू विल गेट 64.4, राइट। शाबाश जी, शाबाश शाबाश। उसके बाद लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर। Yes, I was going to talk about little bit about dimensions. Dimensions की बात के बाद अपने लेक्चर्स को यहाँ पे खत्म करूंगा। एक छोटा टेस्ट आपका आफ्टर द लेक्चर आ जाएगा। लीजिए डायमेंशंस के ऊपर अगर बात करें तो बात कैसे करें, डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस के ऊपर ज्यादा डिटेल में तो बात मैं नहीं करूंगा। यू नो डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होती हैं कि जी किसी भी क्वांटिटी के, फिजिकल क्वांटिटी के, बेस क्वांटिटी के सिंबल को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें तो उसकी डायमेंशंस कहलाती है। मिसाल के तौर पे लेंथ की डायमेंशन L है स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखकर, टाइम की डायमेंशन C है, मास की M है। अगर कहीं वेलोसिटी की बात आ जाए तो LT-1 है, क्योंकि मीटर पर सेकंड है ना, LT-1। एक्सेलरेशन के लिए LT-2। तो ये बेसिक चीजें आपको पता है। हमने कैसे आगे बात करनी है इससे, तो एक सवाल की शक्ल में देखते हैं। एक सवाल मैं आपको करवाता हूं, जरा देखिएगा, बल्कि 2-3 सवाल इसमें से करवा देता हूं। फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल इज, एक पार्टिकल पे एक फोर्स लग रही है, a force is acting on a particle a force is acting on a particle, force कैसी है जी, F is equals to mass velocity x और रेडियस y पे डिपेंड कर रही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। ऑप्शंस आर 1 and 2, ऑप्शन बी आर -1 -2, ऑप्शन सी आर 2 -1, ऑप्शन डी आर नन। तो जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई फोर्स एक पार्टिकल पे लग रही है जो मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड कर रही है। फौरन आपके ज़हन में इस फार्मूले को देख के एक फार्मूला आना चाहिए, दैट इज F इज इक्वल टू mv²/r। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इंटरकन्वर्जन फिनिश नहीं करवाया, यस मैं करवाऊंगा, उसके क्वेश्चन है मेरे पास। मीर कामरान, ओके गुस्सा ना करें, इंटरकन्वर्जन फिनिश में भी आपको करवाता हूँ। उसके कुछ क्वेश्चन मैंने सोचा था कि आपको दूंगा, चलें कोई नहीं, मैं आपको अभी टाइम हो तो अभी करवा दूंगा, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, आप गुस्सा ना करें।
अच्छा जी, उसके बाद व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल, यस, मैंने कहा था कि इस फॉर्मूला को देखते ही आपके जहन में ये फॉर्मूला आना चाहिए। इसमें जरा देखिएगा, व्हाट इज द पावर ऑफ वी, वी की पावर है 2, व्हाट इज द पावर ऑफ आर, आर की पावर है -1, सो यहां पे वी की पावर है x, सो x बोले तो 2, r की पावर है y, y बोले तो -1, सो x इज 2, y इज -1, 2 -1, यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। एक इसी तरह के एक और सवाल और करवाता हूँ। शाबाश, सी सी सी, अब सी कह रहे हैं, शाबाश, 2 -1, ठीक है जी। अब अगले सवाल को भी मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट करके जवाब दें। सवाल है जी, दो सवाल लिख देता हूं। द डायमेंशंस ऑफ ए ओवर बी, डायमेंशंस ऑफ ए ओवर बी क्या है? इफ P is equals to A minus T square over BX, where P is pressure, T is time, X is displacement. ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे देते हैं जी। ऑप्शन हैं जी M2L T-3, M2L T-3, बी ऑप्शन है LT-3, सी ऑप्शन है जी MT-2, डी ऑप्शन है ML3T-1। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया, सी 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 वाई सी जी। इसको जरा सॉल्व करने का तरीका भी बताइएगा। सबने सी जवाब दे दिया, बड़े होशियार हो तुम लोग हैं। हाउ कैन यू सॉल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसे है कि जब आपने इसको सॉल्व करना है तो कुछ चीजें जहन में रखनी है। याद रखिएगा, जब कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, इसका मतलब है उसकी डेफिनेशन और उसकी डायमेंशन वही है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी की हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं x प्लस वाई, इट कैन नॉट बी एडेड, ओनली x प्लस एक्स कैन बी एडेड, क्योंकि सिमिलर है तो सिमिलर डायमेंशन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन की बात करें तो भी दो क्वांटिटीज उसी वक्त सब्ट्रैक्ट होंगी जब जिनकी डायमेंशन सिमिलर हो। सो इसकी डायमेंशन ए की भी टी स्क्वायर वाली ही होनी चाहिए। हमने ए ओवर बी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। अब अगली चीज ये जरा देखिएगा कि जब इस सारी चीजों को सॉल्व किया, ए माइनस टी स्क्वायर ओवर बी एक्स को सॉल्व किया, तो डायमेंशन आती हैं प्रेशर की। तो आप प्रेशर की डायमेंशन को एक तरफ रखें, ऊपर टाइम की डायमेंशन को रखें, ये एल की डायमेंशन है, यू कैन कैलकुलेट बी। सर वाई कैंट वी आस्क क्वेश्चंस व्हाइल इन फुल स्क्रीन? हाँ, ऑब्वियसली फुल स्क्रीन में आप कहाँ टाइप करेंगे? ये तो बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, यकीन करें मुझे, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। ऑब्वियसली आपको फुल स्क्रीन पीछे करके फिर ही टाइप करने की जगह मिलेगी ना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल देयर। या ऐसा हो सकता है कि आप शायद दो जगह लॉग इन करने के बाद एक पे फुल स्क्रीन कर लें और एक पे सवाल लिख लें, इट माइट बी पॉसिबल। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग सॉल्व कर लेंगे। डायमेंशंस क्या होती हैं डायरेक्टली लिखवा दूं, लिख लेंगे। फोर्स MLT-2, आप बच्चों के लिए सेपरेटली कर रहा हूं, और नीचे एरिया L2 दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर यहां पे क्या है T2, और नीचे क्या है जी B फाइंड करना है, B इंटू L। यहां से B की निकालें, A की डायमेंशन 2 है, सॉल्व करेंगे यू विल गेट C। थोड़ा सा आप सॉल्व करें, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी भी जरा बने। ये वाला सर सॉल्व कर दें प्लीज। ओके, ले जी मैं सॉल्व कर देता हूं। फरमाइश आ गई जी, इसको इससे काट दीजिए, ये बन जाएगा ML-1 T-2 इज इक्वल्स टू, ये चलें ऐसे सिंपल कर लेते, टी स्क्वायर ओवर बी इंटू एल। आपने बी कैलकुलेट करना है, बी को उधर ले जाए, बाकी तमाम चीजें इस तरफ ले आए। T2 ओवर ML-1 T-2, और यहां पे L
एल माइनस वन से गया, ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, सो बी बिकम्स T4 m माइनस वन T4। ठीक है जी, बी आ गया। तो आपने कैलकुलेट क्या करना था, ए ओवर बी, ए की टाइम वाली थी, मैंने कहा था सिमिलर ऐड होते हैं, सो टी स्क्वायर ओवर एम माइनस वन T4, ये कट जाएगा, जब एम ऊपर आएगा तो एम पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे T2 बचा था, ऊपर आएगा तो T माइनस टू हो जाएगा, सी ऑप्शन बनती है। ठीक है जी, रिपीट प्लीज, ओके, रिपीट स्लो प्लीज, ओके। मीर कामरन से लेट मी स्लो, मैं दोबारा बता देता हूं, थोड़ा सा जरा फास्ट हो गया। P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर ओवर बी एक्स, प्रेशर की डायमेंशन एक तरफ लिखी, एम फोर्स ओवर एरिया एम एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर, एल एल से कट गया, और यहां पे सिमिलर डायमेंशन है तो इन पूरे की डायमेंशन टी स्क्वायर है, ओवर बी इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट था तो एल लिख दिया, ये एल एक एल से कट गया, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या बनी, एम एल माइनस वन, नीचे एल स्क्वायर था, ऊपर जाके एल माइनस वन, टी माइनस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर ओवर बी एल। ठीक है जी, बी को इस तरफ ले गया, इस टर्म को उठा के इधर ले आया, तो बी टी स्क्वायर, ये नीचे आ गई थी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और एल एल माइनस वन एल से कट गया तो नीचे क्या बचा, और ये ऊपर चला गया एम माइनस वन T4, बी की डायमेंशन भी आ गई, ए की भी आ गई, ए की टी स्क्वायर थी, टी स्क्वायर ऊपर रखा, बी की डायमेंशन को नीचे रखा, तो एम टी माइनस टू हो गया। नहीं समझ आई, स्टिल नहीं आई यार, ना करो ऐसे, बड़ा सिंपल था यार। इसकी एक पिक्चर ले लें, इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें सिमिलर कैसे, अच्छा हाँ सिमिलर कैसे हो जाए बेटा, सिमिलर या कैसे, ये चले मैं एक सवाल और करवाता हूँ, चीजें फिर थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। एक सवाल और कर लें, सिमिलर कैसे हैं, अभी समझ आ जाएगी। सिमिलर समझाने के लिए एक सवाल और कर लेते हैं, सारा नहीं मिटा रहा, सिमिलर समझाने के लिए एक सवाल और कर लेते हैं। सवाल है जी, अभी समझ आ जाएगा। F इज इक्वल्स टू पी टी माइनस वन प्लस क्यू टी, where F is force, T is time, okay, where F जो है फोर्स है और T जो है that is time, what is P, P क्या चीज है, P कौन सी क्वांटिटी है, सवाल की पूरी स्टेटमेंट लिखी, हाउ T2, ओके ओके। अब जरा साथ साथ रहिएगा मेरे, जरा साथ साथ सुनिएगा, आपके पास एक रिलेशन लिखा हुआ, पूछा गया P कौन सी क्वांटिटी है, P क्या चीज है, Q का नहीं सिर्फ P का पूछा जा रहा है। मैंने जो बात शुरू में कही थी जरा वो सुनिएगा गौर से, दो क्वांटिटीज उसी सूरत में ऐड होती हैं जब उनकी डायमेंशन सिमिलर हो, सिंपल मैथमेटिक रूल है, यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड x प्लस वाई एंड गेट सम रिजल्ट, x इज अ डिफरेंट, y इज डिफरेंट, इन दोनों को ऐड करके एक रिजल्ट हासिल नहीं किया जा सकता, इनकी कैटेगरी मुख्तलिफ है, बात समझ रहे हैं, दे कैन नॉट बी एडेड, x कैन बी एडेड इन x टू गेट 2x, सिमिलर चीज सिमिलर में ऐड होके जवाब देती है। इसी तरह ये पी टी माइनस वन और क्यू टी माइनस क्यू टी ऐड होके फोर्स बना रहे हैं, बात समझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पी टी की और पी टी माइनस वन की और क्यू टी की डायमेंशंस एक जैसी होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। ठीक है बच्चे, आर यू गेटिंग दिस, क्यू वी सर जी गॉट इट, ये देखिए बच्चे वी आपका वी नहीं, मैं समझा वी क्या, इसको तो नहीं कहीं वी कह रहे बेटा, ये एक्स है, गॉट इट सर जी, क्लियर। अच्छा चलें जी, साथ साथ जरा सुनते जाइएगा, जो बच्चे प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम जिनको हो रही है वो जरा कमेंट करके मुझे बता दें कि समझ आइए कि नहीं आई, उम्मीद है कि साथ साथ सुन रहे होंगे। फॉर वेक्टर्स right now I'm not talking about vectors, I'm talking about dimensions, इधर वो क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, डायमेंशंस की फिलहाल मैं बात कर रहा हूं। उसी सूरत में दो क्वांटिटीज की डायमेंशंस ऐड हो सकती हैं कि जब वो दोनों सेम हो, बात समझ में आ गई, ओके तैयबा गॉट इट, यस यस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ आ गई जी, हाँ आ गई, शुक्र है, बिठाइए विंडो।
अच्छा जी, बात में करने लगा था क्या, यस, तो P क्या चीज है वो फाइंड करना है। इतनी बात पे तो आप रजामंद हो गए कि दो की डायमेंशन सेम है, दैट्स व्हाई दे विल बी एडेड। x को x में ऐड किया तो भाई जो चीज आ रही है उसकी उसके साथ भी जो वेरिएबल है, उसके साथ भी जो वेरिएबल है वो x ही है, इसका मतलब है। अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट गौर से सुनिए, इन दो को ऐड किया, डायमेंशन आ गई फोर्स की, यानी कि इसकी डायमेंशन भी फोर्स की थी, इसकी डायमेंशन भी फोर्स की थी। जैसे कि दो चीजों को ऐड किया था, यू हैव गॉट x 2x, ये भी x है, ये भी x है। सिमिलरली जो डायमेंशंस आएंगी दे विल बी सेम एज दैट ऑफ फोर्स, इसकी भी फोर्स की होगी, इसकी भी फोर्स की होगी, सिमिलर होंगी, ऐड करेंगे तो जवाब फोर्स का आएगा। सो हियर आई एम गोना ऐड देम, pt minus 1 डायमेंशंस आर ऑफ फोर्स, फोर्स के डायमेंशन या फोर्स के यूनिट्स में फिलहाल लिख देता हूं क्या होते हैं, किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो pt minus 1, t minus 1 इज s minus 1 इज सेकेंड्स में, फिलहाल आसानी के लिए यूनिट्स में कन्वर्ट करूं, किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ले जाए नीचे, p इज इक्वल्स टू किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर पर सेकेंड एक इससे जाएगा, p इज इक्वल्स टू किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड। तो भाई ये किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड किसके यूनिट है, मोमेंटम। मोमेंटम पूरा लिखने की जाने से मोमेंट लिख दिया, सो ये मोमेंटम के यूनिट है, लिहाजा दिस p इज अ मोमेंटम, ये मोमेंटम की क्वांटिटी है। बैटरी चेंज कर ले कैमरे की, ओके, बड़े तेज है, ऐसी चीजें भी देखते हो। खत्म हो गया लेक्चर यार। अच्छा जी, और कोई कमेंट नहीं, MLT -2 तो फोर्स थी, ठीक है जी, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये तसल्ली के साथ सारा देख लीजिएगा। इंटरकन्वर्जन का गिला रह गया, मीर कामरान शायद वो बच्चा था जिसने बंद हो गया, मीर कामरान एक बच्चा था जिसने शायद वो जिक्र किया था कि मेरे पास वो इंटर कन्वर्जन्स मैंने नहीं करवाई, तो इंटर कन्वर्जन्स मैं अभी करवा दूंगा इंशाल्लाह। आज शायद वर्कशीट में दे दूंगा इंशाल्लाह, कल लेक्चर में करवा दूंगा थोड़ी सी बात उसकी। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की जो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 में से जो मेन चीज़ आनी है वो इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। इक्विलिब्रियम पे बात करनी है हमने, जहाँ पे बैलेंस करना है दो चीज़ों को, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बातें करें तो वो इंशाल्लाह कल करेंगे। इंटर कन्वर्जन पे बात थोड़ी सी करवाने के बाद वो करूँगा आगे। सो बैटरी चेंज हो गई जी, लें आपकी बात बड़ी जल्दी सुनी जाती है, इतनी जल्दी बात तो शायद मेरी भी नहीं सुनी जाती। तो थैंक यू सो मच, आपका लेक्चर सुनने का बहुत शुक्रिया। अपने सवालात यू कैन सेंड मी, यू कैन आस्क फ्रीली, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स। आप मुझसे कुछ सीखेंगे, मैं कुछ आपसे सीखूंगा, और सीखने सिखाने का अमल चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।